यानी आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। आज हमने स्टार्ट करना है, आउटलाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो आउटलाइन लिख सकते हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट दी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ नाउ। ठीक है, इंट्रोडक्शन का जो है ये हम आज 6-7 कवर करने की कोशिश करते हैं। जी, स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है वो बेसिकली इसके बारे में काफी गलत व्यूज पाई जाती हैं पाकिस्तान में, और लोग सीएसएस में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बहुत ज्यादा नंबर भी खराब करते हैं अपने, और टोटल इंप्रेशन भी खराब करते हैं। उसकी मेन रीजन जो है वो ये है कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि जैसे इंट्रोडक्शन बजाते खुद जैसे सेपरेटली कोई चीज है, जबकि इंट्रोडक्शन आफ्टर ऑल ऐसे का है ना, तो ये कोई अलग चीज नहीं है, इसने ऐसे को ही इंट्रोड्यूस कराना है। सो इसको उतना ही काम करना चाहिए जितना कि इंट्रोडक्शन का काम बनता है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों उसको इंट्रोडक्शन को सेपरेटली डिस्कशन के लिए भी यूज किया जाता है, हालांकि वो सारी चीजें आगे चल के पैराग्राफ्स में होनी थी। मूव टू द इंट्रोडक्शन। आउटलाइन लिखे बगैर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि ये कॉमन इशू आ रहा है कि लोगों ने नहीं भी जब लिखी होती आउटलाइन तो भी टॉपिक लेके बस तो उसके ऊपर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं, विच इज मेजर मिस्टेक, वरना ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। इंट्रोडक्शन का मेन काम ये है कि वो एग्जामिनर को ये बताए कि एसे के अंदर शामिल क्या क्या है, बस इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। हमें जरूरत है एग्जामिनर को शुरू में बताने की कि हमारी एसे के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। यहाँ बाज लोग जो है वो गलती से डिस्कशन जो एसे की है या आर्गुमेंट जो है उसको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं या उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये काम यहाँ नहीं करने वाला। आपने ख्याल रखना है ये सारी चीजें कहाँ लिखेंगे, आगे चल के बॉडी पैराग्राफ्स में लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताएं कि आपकी जो एसे के अंदर क्या क्या पॉइंट्स एडेड होंगे। इंट्रोडक्शन का ये काम होता है ना कि उसने सिर्फ ये बताना है कि आपकी एसे के अंदर जैसे टॉपिक सेंटेंस होते हैं, जो काम टॉपिक सेंटेंस करता है पैराग्राफ में वही काम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ करता है एसे में। इसने सिर्फ ये बताना है कि हमारी एसे के अंदर क्या चीजें शामिल हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सिर्फ आउटलाइन के पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दें तो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी उसकी चीजें आ जाएंगी। नूर फातिमा पूछ रही हैं कि एसे के इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है? नहीं, यहाँ से अब आपकी एसे स्टार्ट हो गई है और कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं आएगी। आप पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे, आपके पैराग्राफ से स्टाइल से एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। सो इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो आउटलाइन में जो पॉइंट्स थे उनको मेंशन करें, और यहाँ पे फालतू कोई वो जो लोग देते हैं ना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल्स और फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स, वो यहाँ देने की कोशिश ना करें। ये सारी बातें हैं आगे चल के, ये सारी बातें हैं आगे चल के पैराग्राफ्स में जब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स ये सारी चीजें जो है वो दे देंगे। अभी इसको हर जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है उसको खराब करने की कोशिश ना करें, सिंपली बस उसको जो उसके 3 पार्ट्स हैं स्टार्ट में वो मेंशन करें और आगे। तो ये तो अभी मैंने जिक्र कर दिया कि क्या क्या चीजें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में नहीं करनी होती, डोंट्स क्या है इसके। अब हम देखते हैं कि इसके डूज क्या है। अब डूज में सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि राइट 3 to 5 sentences in the beginning
as attention grabber or popularly called hook. शुरू में जब ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जब शुरू होता है, तो इसकी फर्स्ट लाइंस आमतौर पे अटेंशन ग्रैबर के तौर पे जो है वो यूज की जाती हैं. इसे बाज लोग हुक भी कहते हैं कि हुक करना है एग्जामिनर को और सारा कुछ. ये मैं इसकी काफी सारी डिटेल में जाऊंगा आगे चल के. फिलहाल आप ये समझ जाएं कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो है अटेंशन ग्रैबर है. Students, I will take a few minutes to come back from the washroom. Excuse me. ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं. यू आर राइट. अच्छा जी, इसके 3 पार्ट्स हैं. शुरू में हमने अटेंशन ग्रैबर लिखना है, हुक. इसकी डिटेल में जाता हूं मैं. और उसके बाद आपने सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर स्टार्ट मेंशनिंग योर द पॉइंट्स ऑफ योर आउटलाइन इन सेंटेंसेस. आपकी आउटलाइन जो है
अब उसको मेंशन करें। पहले अटेंशन ग्रैबर 3 to 5 सेंटेंसेस लिख के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, उसके बाद एक एक करके आउटलाइन के पॉइंट्स जो हैं उनको मेंशन करना शुरू कर दो। आपने आउटलाइन जब लिखी थी तो वो आमतौर पे हम फ्रेजेस में लिखते हैं, सेंटेंसेस में भी लिखी जा सकती है, लेकिन अब उसको इकट्ठा करके, कंबाइन करके अब हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। अगर फ्रेजेस हैं तो उनके सेंटेंसेस बना लिए, अगर सेंटेंसेस हैं तो उनको भी इकट्ठा किया। इस तरह करके जरा ख्याल रखें, लिख लें जरा अपने पास, दैट यू हैव टू मेंशन ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स। इसमें ये नहीं कि चंद एक पॉइंट्स जिक्र कर लिए, नहीं, यू हैव टू मेंशन आपकी जो टोटल आउटलाइन है उसके सारे पॉइंट्स को लिखना है इस तरह से सेंटेंसेस में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि अगर हमने सारे पॉइंट्स को जिक्र करना है तो ये तो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमारी जो आउटलाइन है उसके अंदर तो 17-18 सब हेडिंग्स हैं, and if we start writing sentences on each and every subheading, this means that we are going to write around 17 sentences, which would ultimately make the introduction paragraph very long. No, there is a method for that. The method is that carry on, you write sentences about your outline till your last point by combining similar points. अब combining similar points से मुराद ये था कि आपने देखा कि आपने जब आउटलाइन बनाई है, तो अभी मैं देख रहा था आप लोगों की आउटलाइन के अंदर, तो काफी सारे लोगों की जी के 2-3 पॉइंट्स हैं, बाज के ई के 2-3 पॉइंट्स हैं, बाज के टी के 2-3 पॉइंट्स हैं, सोशल के 2-3 पॉइंट्स हैं। क्यों स्टूडेंट्स? इसी तरीके से है आपका, आप लोगों ने जो आउटलाइंस बनाई हैं उनके अंदर काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही इंडिकेटर से रिलेटेड है, तो उनको अब इकट्ठा कर लें। गवर्नेंस के 2-3 पॉइंट्स हैं, तो गवर्नेंस के 2-3 पॉइंट्स को मिला के तो एक सेंटेंस बना लो। टेक्निकल के 2-3 पॉइंट्स आगे हैं तो उनको मिला के एक सेंटेंस बना लो, लाइक दिस। समझ आ रही? Yes, we can write them in the same sentence exactly. एक सेंटेंस बन गया ना उसके ऊपर। जी स्टूडेंट, समझ आती है? चाचे इस तरीके से हम अपना अबाउट 8 to 10 सेंटेंसेस में हम सारा पूरे 17 पॉइंट्स जो हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया। शाहिद खान, 1 मिनट बेटा। और आखिर में in the end write your thesis statement as the concluding sentences of the introduction paragraph. आखिर में जो थर्ड पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, तो चलेगा एक ही पैराग्राफ लिखना, आपने एक ही पैराग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उसके अंदर जो 3 पार्ट्स हैं। शुरू में हुक लिखनी है, यानी अटेंशन ग्रैबर लिखना है, उसके बाद मेंशनिंग दी टोटल आउटलाइन, सारी जो है जिस्ट ऑफ द आउटलाइन वो लिखनी है, और उसके आखिर में थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है एज द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। तो वो जो उस दिन हम थीसिस स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और उसमें जो चीज मैंने छोड़ दी थी कि आउटलाइन में तो आपको दिखा दिया था कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखनी है। शुरू में इंट्रोडक्शन का ये हेडिंग देख के उसके नीचे सब हेडिंग, और आप सब लोगों ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से थीसिस स्टेटमेंट उसी तरीके से लिखी है, उसमें गलती नहीं की लोगों ने। लेकिन अब यहाँ इसके अंदर अब थोड़ी सी जरा एक चीज जो उस दिन मैंने नहीं पढ़ाई थी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, वो जरा हम शामिल करेंगे। एक स्लाइड मैंने उस दिन रहने दी थी और let me show you that one now. ये चीज मैंने उस दिन जरा रोक ली थी, और ये हम इसलिए किया करते हैं कि बेसिकली वेयर टू राइट थीसिस स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर आपने थीसिस स्टेटमेंट सुना होगा, बाज टीचर्स कहते हैं कि जी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के शुरू में थीसिस स्टेटमेंट लिखो, बाज लोग कहते हैं दरमियान में लिखो, बाज कहते हैं आखिर में लिखो। तो स्टूडेंट को समझ कोई नहीं आती कि किसकी माने किसकी ना माने। असल में सारे ही ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ मसला क्या है
कि हमारे यहाँ जो टेक्निकल नॉलेज है ना, अलग अलग टाइप्स की एसेस के स्ट्रक्चर के बारे में, वो जरा वीक है थोड़ा सा। हकीकत ये है कि जब आप एक्सपोजिटरी एसे का जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, उसमें थीसिस स्टेटमेंट सबसे आखिर में आती है। उस दिन इसलिए नहीं था ये पढ़ाया क्योंकि हम थीसिस स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। अब वहां पे जब अटेंशन ग्रैबर का वर्ड आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या चीज है, या जिस्ट ऑफ द आउटलाइन का ये टर्मिनोलॉजी है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की। तो ये जब थीसिस स्टेटमेंट में आ जाए तो वहां पे लोग जरा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज है। अब आपने देख लिया है कि इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर पहले अटेंशन ग्रैबर, दोबारा जिस्ट ऑफ द आउटलाइन, और आखिर में उसके अगर एक्सपोजिटरी ऐसे है तो थीसिस स्टेटमेंट आखिर में आएगी, और अगर ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो इन दैट केस थीसिस स्टेटमेंट सेंटर में आती है। पहले अटेंशन ग्रैबर लगता है, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है, उसके बाद जिस्ट ऑफ द आउटलाइन। अब सवाल ये है कि यहां पे थीसिस स्टेटमेंट सेंटर में लगानी क्यों जरूरी है। उसकी वजह ये कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आप जब तक एग्जामिनर को अपना स्टांस नहीं बताएंगे उस वक्त तक आउटलाइन नहीं दिखाई जा सकती, वरना समझ ही कोई नहीं आएगी आपने क्या लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में साइड लेनी होती है ना। और हमने ये भी पढ़ा था थीसिस स्टेटमेंट में कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर स्टांस, फर्स्ट जो उसकी वो है सेंटेंस है, उसके अंदर हमने टॉपिक का जिक्र करना होता है दोनों वेरिएबल्स का, और सेकंड सेंटेंस में हम ये करते हैं कि बताते हैं कि हम कौन सी साइड पे। तो अब थीसिस स्टेटमेंट चनाचे आर्गुमेंटेटिव ऐसे की इंट्रोडक्शन में अटेंशन ग्रैबर के बाद जब एग्जामिनर थीसिस स्टेटमेंट पढ़ेगा तो उसको समझ आएगी कि आप कौन सी साइड पे, और फिर आउटलाइन उसके मुताबिक आगे जो है वो बयान होगी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल शुरू में लगानी पड़ती है। उसकी रीजन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का पता कोई नहीं होता कि ऐसे डेवलप कैसे होनी है। तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका बताएंगे, थीसिस स्टेटमेंट में आपकी अप्रोच क्या है उस टॉपिक के बारे में, तो चल के समझ आएगी ना एग्जामिनर को। दैट इज व्हाई इसको शुरू में बयान करना जरूरी है। ये सानिया फरूक सर, थीसिस स्टेटमेंट जो इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट में लिखेंगे वो वही एज इट इज ही लिखनी है जो हम आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड 100% सेम होनी चाहिए। जो आउटलाइन में लिखी थी वही इंट्रोडक्शन के एंड पे बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आपने जरा सा भी चेंज किया तो फिर वो थीसिस स्टेटमेंट नहीं रहेगी। अब बाद लोग समझते हैं कि ये रेपिटेशन है, ये रेपिटेशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि आउटलाइन एक सेपरेट एंटिटी है। आउटलाइन एक सेपरेट चीज है, उसके देखें उसके नंबर भी अलग हैं, उसके वर्ड्स जो है आउटलाइन के वो ऐसे के वर्ड्स में काउंट नहीं होते। इसलिए वहां पे आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी, उसकी सेम टू सेम थीसिस स्टेटमेंट फोटोकॉपी, बिल्कुल सही कहना रोज, वो आपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंड पे लगा देंगे। क्लियर है जी। ये स्लाइड मैं आपको पहले भेज चुका हूं, जब थीसिस स्टेटमेंट की स्लाइड भेजी थी तो उनके अंदर ये वाली भी जा चुकी है। थीसिस स्टेटमेंट की स्लाइड मिल गई हुई है कि नहीं? मेरा ख्याल है भेजी जा चुकी है, काफी ऊपर होगा ये काम साहब। जी हाँ, इस स्टेटमेंट की स्लाइड्स आपको भेज चुकी है। ये नहीं थी ना यार, होगी। अच्छा चलो अभी कर लेते हैं। दो आर्ट राइट, ये नहीं मिली, ये हम अभी लगा देते हैं जनाब, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये नहीं जनाब,
स्टूडेंट हो गया? ओके। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में स्टार्ट में यस है ना। चलिए कहाँ पे हैं हम इस वक्त? हाँ जी, मैं आपको ये बेसिकली दिखा रहा था कि इन द एंड राइट योर थीसिस स्टेटमेंट एज द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। तो आखिर में आपने ये चीज जो है वो लगानी होती है। अच्छा जी, अब इसके लिए स्टूडेंट्स एक प्रॉपर जो है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जिस तरह से बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको दिया था ना, उसी तरीके से ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सबसे पहले उसी तरीके से जैसे आप अपने पैराग्राफ में लिखते थे, यहाँ पे आपने शुरू में अटेंशन ग्रैबर लिखना है हाथ से 3 to 5 सेंटेंसेस। उसके बाद अटेंशन ग्रैबर को जो है वो कनेक्ट करना होता है बाकी जिस्ट ऑफ द आउटलाइन के साथ, रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन या जिस्ट ऑफ द आउटलाइन के साथ। क्योंकि ये आमतौर पे ये होता है कि लोग अटेंशन ग्रैबर तो लिख लेते हैं और आगे अचानक जो है वो आउटलाइन स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप उसको लिंक नहीं करेंगे, ना अटेंशन ग्रैबर का कोई फायदा है और ना ही आगे रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन देने का। इसलिए मैंने फिर अब सेपरेट खाना बना दिया हुआ है ताकि आप मिस ना करें। यहाँ पे आपको एक ना एक सेंटेंस जो है वो लिखना पड़ेगा उसके लिए। और उसके बाद आप रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन, अपनी जो सारी आउटलाइन है उसको एक एक करके मेंशन करेंगे यहाँ पे, और उसी तरीके से कंबाइन करके ये मैं सैंपल जो है वो आपको दिखाऊंगा भी उसके लिए कैसे कंबाइन करते हैं। और उसके बाद आखिर में आपने कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, थीसिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये बेसिकली किस टाइप के एसे के लिए है? एक्सपोजिटरी एसे के लिए। अगर ये होगा उसके अंदर आर्गुमेंटेटिव होगा तो थीसिस स्टेटमेंट वाला पार्ट जो है वो 1 के बाद लग जाएगा और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन आएगी। ये स्टूडेंट समझ आ रही है? तो ये वाली जो फाइल है ये भी मैं आपके क्लास ग्रुप में भेज देता हूं। ये देखिए, ये आपके क्लास में चला गया, ग्रुप में आ गया। लेंथ कितनी होनी चाहिए? अब सखावत हम इसकी दोबारा हम जाते हैं। नहीं सहरिश ऐसा तो नहीं है, जरा ये देखो क्या लिखा हुआ उसमें। ये देखिए ना सहरिश, ये आपकी उसमें मौजूद है, ठीक है। अब हम लेंथ पे आ जाते हैं सखावत, ठीक है बिल्कुल। अब इसकी टेक्निकल डिटेल्स जो है अब हम उसमें चले जाएंगे। ये तो आपको पता चल गया है कि इसकी अब हमने इसकी डिटेल में जाना है कि पैराग्राफ, ये 3 पार्ट पैराग्राफ लिखना कैसे है और इसकी जो है वो क्या क्या डिटेल्स हैं। मेरा ख्याल है हम यहाँ ब्रेक करेंगे क्योंकि आगे मेरे पास जो है फिर वो 2-3 चीजें इकट्ठी हैं तो मैं
ब्रेक के बाद जो है उनको इकट्ठा जो है वो कर लेते हैं, वरना फिर वो ज्यादा वो 15 मिनट्स 407 हुए हैं, ठीक है। आमतौर पर तो 10-12 मिनट्स करते हैं, लेकिन वो इस वक्त बंदा साथ जो है वो नमाज भी पढ़ लेता है। ब्रेक फॉर 15 मिनट्स।